हेलो दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज कक्षा 8 का। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा। पहला आएगा संसाधन। संसाधन को क्या पढ़ना होगा, इसमें रहेगा इसके प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के, तो स्वामित्व के आधार पर या ऊपर नीचे के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा आएगा भूमि, उसमें भूमि पढ़ना होगा। मृदा, जल कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, वनस्पति और क्या है वन्य जीवन, वन में जो जीवन होता है वो, और तथा संसाधन पढ़ना है। तीसरा में खनिज, अपने देश में कहाँ का खनिज है, विश्व में कहाँ का है, तांबा है, कॉपर है, ये सब कहाँ कहाँ है मिलेगा। फिर शक्ति संसाधन, यानी जहाँ ऊर्जा का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो कहाँ से आता है। फिर चौथा चैप्टर में क्या है, कृषि है। कृषि भी कई प्रकार के होते हैं। फिर उद्योग है, पांचवा में उद्योग। तो छठा में मानव संसाधन पढ़ना है। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, खनिज और शक्ति संसाधन। कितना पेज का है, 15 पेज का। चालू करते हैं। तो जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें संसाधन के बारे में कहानी दिया गया है। मोनू और राजू, जो किसी का नाम है, अपना घर का साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। ये जो मोनू और राजू है अपना घर का सफाई में किसका मदद कर रहे थे, अपनी मम्मी का। इन सभी चीजों को देखो, यानी इसमें जो लेखक है वो दिखाने के लिए क्या बोल रहा है, कपड़े कपड़े हैं, बर्तन है और क्या है, अनाज है। लेखक यह कहने का कोशिश कर रहा है कि इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। कपड़े उपयोगी हैं, बर्तन भी और अनाज भी। तो मोना ने कहा अम्मा से, राजू ने प्रश्न पूछा, अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने किया जा सकता है। अम्मा ने कहा कि प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग किसी उपयोग में किया जा सकता है, यानी कि कपड़े का उपयोग क्या करते हैं, पहनने के लिए। बर्तन का क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए, खाना के लिए। यानी इसने उनके मम्मा ने ये कहा कि वे सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, वे सभी क्या है, वे सभी संसाधन है। क्या है, संसाधन है। फिर अपने आप चारों ओर देखिए, निरीक्षण करिए। यानी ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण करिए कि आपके चारों ओर क्या क्या वस्तुएं रखी गई हैं। आप संसाधनों को विविध प्रकार के पहचान में समझ होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, वे सभी संसाधन है। यानी जब आप सुबह उठें तो आप ब्रश का प्रयोग करें, ब्रश का किए, फिर जल का किए, नहाने के लिए फिर किसका किए, कपड़े का। मान लीजिए आपको स्कूल जाना है तो बस का प्रयोग किए, बस का। तो ये सभी जितने भी आपके दैनिक जीवन में जो प्रयोग वस्तु उपयोग में लाई जाती है, वो सभी क्या है, वे सभी संसाधन है। तो राजू जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसमें जो राजू एक किरदार है, राजू का किरदार जो कर रहा है, वह जानना चाहता है कि कोई वस्तु उपयोगी कैसे होती है तथा कोई संसाधन कैसे बनती है। उसकी अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य हो। तो उसके अम्मा ने क्या बताया, उसका प्रयोग तब होता है जब उसका कोई उपयोग हो। यानी संसाधन जब बनता है जब इसका कोई उपयोग हो। अब मान लीजिए ऊपर में चांद है, उसका कोई उपयोग नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है, लेकिन ये जल है उसका तो हम उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए मुख्य संसाधन है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण करिए, धातु का आर्थिक मूल्य अधिक होता है लेकिन एक मनोरम परिदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है अपने मनुष्य के जीवन को पूरा करने के लिए। जैसे कि जल है, मान लीजिए सोना है, इसका एक आर्थिक मूल्य है। सोना का भाव कैसे चल रहा है, लगभग 55,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है, इसका मूल्य है। लेकिन जो समुद्री पानी है उसका क्या, कौन सा मूल्य, उसका तो मूल्य है नहीं, तो उसका मूल्य कितना है, 0 है। तो इसी राइटर ने कहने का
कुल संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपके दादी घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। इसमें ये कह रहे हैं कि जो दादी के नुस्खे पहले बताते थे कि मान लो बुखार लग गया तो तुलसी का पत्ता खा लो, तुलसी का पत्ता खा लो तो बुखार ठीक हो जाए, सर्दी खांसी सब ठीक हो जाएगा। अगर उसी समय इसको पेटेंट करा देते हैं, क्या करते हैं, पेटेंट का कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है, आविष्कार किया और उसको सरकार के द्वारा कागजी रूप से अपना अधिकार बना लिया तो क्या हो गया, पेटेंट हो गया। यानी कि उस वस्तु को और दूसरा कोई नहीं बना सकता है या उसका प्रयोग नहीं कर सकता, वो पेटेंट हो गया। अगर दादी के नुस्खे पेटेंट हो जाते हैं तो सभी के पास ये जानकारी मिल जाती है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताएं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जो लोग होते हैं, व्यक्ति, वही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रश है, जल है, कपड़े हैं, ब्रश, ये सब जो कपड़े व बर्तन ये सब है, कौन बनाता है, इसका उपयोग कौन करता है, लोग ही बनाते हैं, लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो संसाधन है, संसाधन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक हो गया। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है वो क्या हो गया, मानव संसाधन। तीसरा कौन सा हो गया, मानव संसाधन। ये जो मानव संसाधन ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधन, इसको मिटा देते हैं पहले। इसका वर्गीकरण पहले डायग्राम इसका बना देते हैं। संसाधन हो गया, इसका पहला हो गया इंडिया में तो नाम ना बैठे हैं, लेकिन बोलूँगा हाँ देखा है क्या करना आई विशाल को किताब ऊपर है जो कहा था पर तो किताब लगा थे। तो कौन हो गया तीनों, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव संसाधन। तो पहला हम देखेंगे फिर प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाले विषय वस्तु जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो झरना है, अपना झरना है, जल है जिसका हम डायरेक्ट उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, वायु है और क्या है, फल फूल, और ऐसे बहुत सारे हैं। वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें झरना, जल, वायु, फल, फूल, या इसका कहने का अर्थ यह है कि ज्यादा संशोधन नहीं करना पड़े। क्या करना पड़े, ज्यादा संशोधन के बिना डायरेक्ट हम इसके उपयोग में ला सकें। प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय।
और नवीकरणीय संसाधन। पहला कौन सा हो गया? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा और नवीकरणीय संसाधन। इसमें वैसे संसाधन आते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, वृक्षारोपण और लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें वैसे संसाधन आते हैं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, अपनी इच्छा से दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, इसका भंडारण कितना है? असीमित है। असीमित। जैसे कि अब अगर एक बार सोलर प्लेट लगा लिए तो सौर ऊर्जा का असीमित मिलता है, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक यहाँ पर सोलर प्लेट जब तक रहेगा और सूरज जब तक रहेगा, जब तक आपको ऊर्जा मिलते रहेगी। और कौन सा ऊर्जा आ जाएगा? पवन ऊर्जा भी आपको मिल जाएगी। पवन ऊर्जा इसका भंडारण कितना है? असीमित है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे जल और मृदा का लापरवाही से अगर उपयोग करेंगे हम लोग इनका भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं। अगर जल और मृदा तो अनंत है, असीमित है। मान लीजिए आप पानी, अभी समुद्र का पानी है, वो सूखे कहाँ गया? बादल में गया, बादल से फिर बरस कर कहाँ आ गया? जमीन पर आ गया। इसका चक्र चलते रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर इस लापरवाही से उपयोग करेंगे तो ये भी खत्म हो सकते हैं। इसे जल आ गया, मृदा आ गया और वन आ गया। और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें वैसे आते हैं जिसका भंडारण सीमित होता है। इसका भंडारण कितना होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। भंडारण सीमित। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और एक बार बन गया ना अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा बनने में लगभग हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि अपना कोयला है। कोयला कैसे बना था? जब पहाड़ी इलाके में बहुत सारे पहले वन रहते थे। क्या रहते थे? वन थे, यानी जंगल थे। वे अचानक टेक्टोनिक प्लेट के हरकतों से कहाँ चले गए? एक ऊपर का प्लेट ऊपर चढ़ गया, जंगल का एरिया था कहाँ चला गया? नीचे चला गया। यहीं जा करके अत्यंत दाब पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता तो नहीं थी, जिसके कारण दब के बहुत सारा प्रेशर पड़ा, ताप धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या गया? ताप बढ़ता गया और दाब भी बढ़ता गया। यानी उच्च दाब और उच्च ताप से यहाँ पर कोयला का निर्माण हुआ। और कोयला में क्या आता है? लकड़ी आता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस, इसको कुछ उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। जैसे ये जो है ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। जहाँ मान लीजिए जंगल है वहीं पे न होगा, पहले जहाँ जब जंगल था वहीं पे न कोयला रहेगा। जहाँ पेड़ था तो वहाँ कोयला आएगा कहाँ से? इसके लिए जब पृथ्वी का जो भूभाग है अलग है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पे नदी घाटी है, कहीं पे नदी है, कहीं पे तटीय क्षेत्र है। इन सभी के अंतरों के कारण, अंतर के कारण, कौन सा अंतर? इनके भूगर्भीय अंतर के कारण या उसके ऊपर का उभार के कारण यहाँ पर संसाधन अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में मिलती है। और दूसरा कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तो उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। कभी कभी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका मूल रूप चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि जो सोना मिलता है वो सोना के रूप में नहीं रहता, वो एक अयस्क रूप में रहता है। उनको मानव द्वारा फिल्टर करके सोना का निर्माण किया जाता है, उसमें अलग किया जाता है। जब तक लोगों ने उनसे लोहा बनाना सीखा था, लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। लोग क्या करते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उससे पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मशीन, वाहन बनाने में काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है।
इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसलिए जो हम लोग हैं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके क्या करके उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन का बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, तब उच्च किस्म का टेक्नोलॉजी हो। इसमें टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? प्रौद्योगिकी। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो बनाएंगे। इसमें राइटर के द्वारा ये कहा गया है कि लोगों के पास क्या रहना चाहिए, जिस उस विषय में ज्ञान रहना चाहिए, कौशल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कौशल, और क्या? टेक्नोलॉजी, या उसको प्रौद्योगिकी बोलेंगे। और क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी होना चाहिए। किसमें? मानव संसाधन में। तभी वह तो प्रकृति का जो संसाधन है उसका उपयोग अच्छी तरह से कर करके नए संसाधन का निर्माण कर सकता है। संसाधनों का सततपूर्वक उपयोग करना, यानी कि कोई संसाधन है, संसाधन के आप जितने अच्छे से उपयोग करेंगे, जितने सतर्कता से उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना है। यानी कि संसाधन हो गए अनवीकरणीय, उनको नवीकरणीय के लिए कम से कम समय दीजिए कि आप कोयला दोबारा बन सके। अब कोयला खत्म होने वाला है, फिर इसी को लहकार है तो कहाँ से आएगा? इसके लिए संसाधन संरक्षण में कहा गया है, संरक्षण में कहा गया है कि नवीकरणीय के लिए संसाधन को समय देना और उसका सतर्कता पूर्वक उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करना, उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलित बनाए रखना। और भविष्य के लिए, इसके लिए भविष्य के लिए इसके संतुलन को बनाए रखना, यानी जो चक्र है इसको संतुलन को बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। इसका संरक्षण के लिए कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग कम करके इसका संरक्षण कर सकता है। जैसे कि मान लिया नल चालू किए, ब्रश कर नल चालू करके छोड़ दिए, पानी फालतू का बर्बाद हो रहा है, तो उसका उपभोग को आप अगर कम करें तो इनका संरक्षण हो सकता है। संरक्षण, संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके जैसे पुनः चक्रण में, पुनः उपयोग में योगदान दे सकता है। इसका पुनः चक्रण नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखेंगे पानी के बोतल पर एक साइन दिया हुआ रहता है, ऐसा साइन दिया रहता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो बोतल का डस्टबिन है सिर्फ उसी में डालें। किसमें डालें? बोतलों के डस्टबिन, यानी प्लास्टिक के कांच के जो डस्टबिन होता है सिर्फ उसी में डालें। इसको पिघला करके फिर से रीयूज करते हैं कंपनी वाले। इससे क्या हुआ? जो संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं फिर वो फैक्ट्री में गया, फिर वही आकर फिर आपके पास वापस आ गया। एक इसमें संसाधन की बचत हो रही है, उपयोग कम हो रहा है। अगर क्या कि मान लिया बोतल को आप फेंक दिए, इसका तो उपयोग नहीं हुआ, कंपनी को दोबारा दूसरा नया बोतल बनाना पड़ा, इससे संसाधन का और उपयोग बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया। अंततः एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो निवास करते हैं वह पेड़ के जीवन तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? जीवन तंत्र से। उसके भविष्य पेड़ के परितंत्र और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जल है, यहाँ पे पेड़ है, अब पेड़ को आप काट दिए, पेड़ को काट दिए अगर, नहीं वो CO2 लेगा और ना ही O2 देगा। इसका जो CO2 और O2 का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अभी कितना है? 21% ऑक्सीजन है,
अब पेड़ रहेगा ही नहीं तो सिर्फ इंसान सांस क्या लेगा, CO2 छोड़ेगा, CO2 लेगा वापस आएगा, वैसे से करते करते वो उसका टाइम पूरा हो जाएगा। जीना चाहिए 60 साल, इधर 2 साल में निपट के काम खत्म। सभी नवकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। जो नवीकरणीय संसाधन क्या है, सतत पोषणीय है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि है, यानी जो पर्यावरण के संसाधन है उनका उपयोग कम से कम किया, हानि को कम से कम किया। यानी कि आप मान लें जल का उपयोग, नल का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें। लाइट का उपयोग फालतू लाइट बार रहे हैं उसको बंद कर दें। जितना कम हो सके उतना प्राकृतिक सामानों का उपयोग कम करें। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। क्लास 8 का पहला चैप्टर आपका हो गया दी एंड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दम दबा के ठोकें। शेयर